कायरलिटी क्या होती है? दो कंडीशन होती है। पहला कि कार्बन पे जो है वो अलग अलग एक्स वाई या मैं बोलूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। पहली कंडीशन जो होती है कार्बन जो होना चाहिए, चारों एटम जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कायरलिटी की क्या है? जो इमेज होती है उसकी मिरर इमेज जो होती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल। पहला 4 एटम शुड बी डिफरेंट, चारों एटम जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, पहली कंडीशन। और कायरलिटी कंडीशन से मैंने थियरी लिखवा दी है, एग्जांपल रहेगा तो एग्जांपल बता रहा हूँ और बुक का एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले जनरल वापस एक बार बता रहा हूँ कायरलिटी क्या होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसकी मिरर इमेज जो है वो नॉट सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। ठीक है, सुपर इम्पोजिबल मतलब एक दूसरे के ऊपर एकदम कवर कर देना, मैंने तुम्हें बताया था। नॉट सुपर इम्पोजिबल मतलब एक दूसरे को, जैसे ये तुम्हें हाथ का एग्जांपल दिया था कि मिरर इमेज को ऐसे ले जाने पे नॉट सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये वाली डेफिनेशंस मैंने लिखवा दी थी। अब इसका एग्जांपल जो बुक में दे रखा है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, पहला जो उन्होंने दे रखा है वो दे रखा है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन टू ऑल। एग्जांपल जो दे रखा है वो दे रखा है ब्यूटेन टू ऑल का। तो पहली कंडीशन जो है ब्यूटेन टू ऑल मतलब सबसे पहले ब्यूटेन टू ऑल नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, देखो इधर अलग कार्बन अटैच है, इधर हाइड्रोजन अटैच है, इधर OH अटैच है, इधर CH3 अटैच है, इधर C2H5 हो गया, ये CH3 शुरू। तो ये जो है वो कायरल सेंटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इमेज बना ली। देखो जब भी इन्होंने इसने ये वेज डैश स्ट्रक्चर है, ये जो बनाया है बुक के अंदर वो वेज डैश स्ट्रक्चर है। वेज डैश स्ट्रक्चर क्या होता है? ये अपन को पता है कि जो कार्बन जो होता है, एक वेज डैश स्ट्रक्चर दोबारा समझ लेना, वेज डैश स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन जो रहता है वो टेट्राहेड्रल रहता है। कौन सा रहता है? टेट्राहेड्रल। एक हाइड्रोजन ऐसे होता है उसमें जनरली, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। ये वाली जो है, ये जो ये वेज बना रहे हैं, ये जो रहता है ब्लैक रंग का, ये प्लेन के बाहर, इस ब्लैक बोर्ड के बाहर रहता है। और ये जो रहता है ये डैश, ये रहता है प्लेन के अंदर। इस तरीके से कोई भी वेज डैश स्ट्रक्चर रहता है। ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, दोबारा देख लेना टेट्राहेड्रल में, ये समझ में आना चाहिए वेज डैश स्ट्रक्चर क्या होता है। ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये दोनों हाइड्रोजन जो है एक ही प्लेन में अवेलेबल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल, और ये वाला जो है ये, ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन है वो एक वर्टिकल प्लेन में अवेलेबल है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो वेज डैश स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, वेज बाहर की तरफ, डैश अंदर की तरफ। कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चे से उल्टा बनाए जाते हैं, तो अगर तुमने उल्टा बना दिया तो एग्जाम में मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया वेज डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप बात करें, ठीक है, वेज डैश स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इसमें एक ब्यूटेनॉल का वेज डैश स्ट्रक्चर बना रखा है, ये OH बना रहा हूं मैं अच्छे से, COH, जिसमें कोई भी बात समझ में नहीं आए पूछे ना। इन्होंने CH3 बना रखा है, ये बना रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे भी एक CH3 है, ये वेज फॉर्म में है, और एक लास्ट जो दे रखा है वो हाइड्रोजन दे रखा है। इस सबसे पहले क्या काम करते हैं? इसको रोटेट करते हैं। पहला कंडीशन, इसको रोटेट मतलब मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट में रहता है, राइट जो रहता है वो लेफ्ट में आ जाता है। तो ये वाला कार्बन जो है वो, अच्छा CH3 की जगह CH3 ही रहेगा, ये नहीं कुछ और आ जाएगा। सर CH3 को उल्टा लिखो, नहीं, CH3 बस दाया, लेफ्ट राइट, और राइट जो होता है वो लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये उधर चला गया, ये लेफ्ट में था, सॉरी ये राइट में था, लेफ्ट में चला गया। सिमिलरली ये इधर था ब्लैक वेज वाला, ये वेज इधर बना रहा हूं मैं, CH3, हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन, और ये हो गया OH। ठीक है, कायरलिटी चेक करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं अच्छे से। सबसे पहला काम तुम्हें मिरर इमेज बनाना है। सबसे पहला काम मैंने मिरर इमेज बना लिया। ठीक है, एग्जाम में जनरली बुक के एग्जांपल्स कलर से ज्यादा नहीं आएगा, बस तुम्हें पता होना चाहिए कायरलिटी का फंडा। मैंने मिरर इमेज बना ली। अब दूसरा काम क्या होता है, इसको 180 डिग्री, इसको क्या होता है 180 डिग्री रोटेट कर दो। इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो रहेगा, देखो 180 डिग्री, इसको मैंने इधर से पकड़ा और यूं घुमा दिया। 180 डिग्री रोटेट करने पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये
ये मिरर इमेज है और ये मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, बुक में यही मेंशन है। मैंने इसको यहाँ से उठाया और यूं की यूं घुमा दिया, ठीक है। 180 डिग्री रोटेट करने पे देखो कौन सी चीज कहाँ पे, इसमें थोड़ा गड़बड़ ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं हो जाए। ये जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा सी, ये पहला आया ओ एच, ठीक है। एच जो रहेगा 180 डिग्री घूम के क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ये हो गया CH3 तुम्हारा, नीचे की तरफ ही रहेगा 180 डिग्री में। ये हो गया CH3 और ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अरे अपन ने ब्यूटेन टू ऑल बनाना था ना, कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ, ब्यूटेन टू ऑल ही बनाया है, ब्यूटेन टू ऑल। एक दो, एक दो तीन। बेटा ये जो बता रहा हूं मैं, ये तुम्हारा प्रोपेनॉल का है, ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर अभी दूसरा आएगा, सॉरी। ये स्ट्रक्चर जो बता रहा हूं, देखो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है, प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर है, प्रोपेन 1 2 3। ब्यूटेन टू ऑल का नेक्स्ट डायग्राम बना के समझाऊंगा मैं, पहले प्रोपेनॉल को समझा रखा है इन्होंने। कायरल और अकायरल को दोनों के एग्जांपल से बताया, एक में प्रोपेन टू ऑल लिया, एक में ब्यूटेन टू ऑल लिया। तो सबसे पहला कंडीशन देखो, अब देखो कायरलिटी चेक करने का तरीका, कायरलिटी चेक करने का तरीका, सबसे पहले देखो इस पर जो है वो क्या बोलते हैं, इस पर जो है 2 सेम कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये अकायरल है। और दूसरा तरीका नॉन सुपर इम्पोजिबल, देखो मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं एग्जैक्टली, इसको यहाँ पे ए बी और सी, तो ए और सी एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। ए और सी देखो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल आ रहा है, तो ये जो है वो अकायरल है। समझ में आ गया? 2 तरीके से मैंने चेक किया, पहला चारों तरफ डिफरेंट एटम होने चाहिए, चारों तरफ डिफरेंट एटम होने चाहिए, पर इधर क्या है, 2 सेम है। और जो है ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल आ रहा है। समझ में आ रहा है? अरे आया कि नहीं आया, बताओ भाई। आ रहा है सर। आ रहा है ना? श्योर सबको? बेटा जिसको भी नहीं आ रहा पूछ लेना। ये जो है ये वेज डैश मैंने बनाया, मैंने प्रोपेन टूल बनाया। सबसे पहला काम चेक करने का, 180 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री सॉरी मिरर इमेज बनाई और इसको मैंने उठाकर 180 डिग्री रोटेट कर दी। या इसका एक तरीका और होता है, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो और इसकी मिरर इमेज के ऊपर डाल दो, दो एक ही बात होती है, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है भाई, चलो ये वाला एक ही तरीके से मैंने मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज को 180 डिग्री रोटेट किया और इसको इसके ऊपर रखा। इसके ऊपर रखने पर देखो सुपर इम्पोज हो रहा है। अपना कंडीशन क्या है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए और चारों डिफरेंट एटम होने चाहिए। तो ये जो है अकायरल का ये वाला एग्जांपल है। उस दिन मैंने एग्जांपल नहीं बताया, डेफिनेशन बता दी थी कायरल अकायरल की। अकायरल क्या होता है भाई? कायरल जो नहीं है वो अकायरल है। कायरल में 2 कंडीशन होती है, एक तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि चारों डिफरेंट एटम होने चाहिए। 2 कंडीशन होती है। रब कर दूं, एग्जांपल समझ में आ गया? नोट करना चाहो नोट कर लो, टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है। इसमें किसी को डाउट है तो अभी बोल दो, परसों मत बोलना 2 दिन बाद की सर मुझे समझ में नहीं आया था। कोई प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर सीधा सा फंडा, इजी है, इसको आज ही प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। सर हाँ बोल। सर प्रोपेन टू ऑल और क्या ये मतलब अकायरल का एग्जांपल है? ये कायरल का एग्जांपल है। कायरल का भी अगला एग्जांपल कर रहा हूं। कायरल देख, जो कायरल नहीं है वो अकायरल है। कायरल में 2 कंडीशन होती है, एक तो चारों डिफरेंट एटम होनी चाहिए, पहला ये दोनों सेम एटम है इसलिए कायरल हो गया, और दूसरा जो होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, लेकिन मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूं तो सुपर इम्पोजिबल आ रहा है, तो ये अकायरल का एग्जांपल। समझ गया अच्छे से? यस सर। ओके बेटा, नोट कर लिया ये? रब कर दूं दूसरा बताऊं? ये अपने करा प्रोपेन टू ऑल, अभी ब्यूटेन टू ऑल का करेंगे अपन। ये वेज और डैश जाना ना, वेज बाहर की तरफ, डैश अंदर की तरफ, और ये जो होता है वो वर्टिकल प्लेन में होते हैं। रब कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक में ये एक्सप्लेनेशन भी, इसके बाद तुम टेक्स्ट बुक का एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन ब्यूटेन टू ऑल का कर लेते हैं। ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर सी, ये जो हो गया ये वेज हो गया तुम्हारा C2H5, डैश जो हो गया ये हो गया CH3, ये हो गया OH, और ये जो हो गया वो हो गया H।
सबसे पहला काम मैंने इसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, COH, ठीक है ना, ये और ये हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डैश वाला, ये हो गया CH3, ये हो गया वेज, ये हो गया वेज, ये हो गया एक्सट्रीम, एक ये हो गया C2H5, ठीक है, और ये जो हो गया वो हो गया, ये हो गया H हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको मिरर इमेज बना ली। अब दूसरा काम क्या होता है, इसको रोटेट करना है। इसको देखो यहां से उठा के यूं पकड़ के, ध्यान रखना इसमें गड़बड़ हो जाती है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसको जब मैं रोटेट करूंगा तो देखो कैसे बोलेगा, C, ये जो चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, एक सेकंड, यहां से उठाया और ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये जो आ गया वो तुम्हारा क्या आ गया, CH3 आ गया, ये जो आ गया वो तुम्हारा C2H5 आ गया, ये जो आ गया वो तुम्हारा हाइड्रोजन आ गया, और ये जो आ गया OH आ गया। अब देखो कायरल में दो कंडीशन, पहला कंडीशन कि चारों एटम डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि चारों एटम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम होने चाहिए, तो चारों एटम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और दूसरा जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल। अच्छा, सुपर इम्पोजिबल का देखो एक लॉजिक समझता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ही करता है, मतलब ये नहीं कि अंगूठा पकड़ा छोटी उंगली को रख दिया कि साहब ये लो सुपर इम्पोजिबल, नहीं, सेम एटम होना चाहिए। अगर C2H5 ले रहे हो तो C2H5 ही होना चाहिए, CH3 ले रहे हो तो CH3 होना चाहिए, Cl ले रहे हो तो Cl, जो भी एटम ले रहे हो वही होना चाहिए। ये नहीं कि साहब अंगूठे की जगह अंगूठा ही सुपर इम्पोजिबल होगा, अंगूठे को सर ये उंगली सुपर इम्पोजिबल का कंडीशन होगी, नहीं, क्योंकि ये क्लियरली पूरा सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, कोई ना कोई दिखता रहेगा। तो सेम एटम होना चाहिए तभी वो सुपर इम्पोजिबल माना जाता है। अब देखो इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल करेंगे, OH इम्पोजिबल है, सुपर इम्पोजिबल, H सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन C2H5 और CH3 जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। यहाँ पे CH3 की जगह C2H5 होगा, C2H5 की जगह CH3 आ गया, तो ये जो हो गई नॉन सुपर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, चारों एटम डिफरेंट होने चाहिए। ध्यान रखना, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये दोनों कंडीशन अगर तुमने ढंग से चेक नहीं की तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चारों एटम डिफरेंट होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया, और इसकी प्रॉपर्टी जो हो गई वो कायरलिटी हो गई। समझ में आ गया, नोट कर लो अच्छे से। ये जो मॉलिक्यूल हो गया वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया, और ये जो प्रॉपर्टी हो गई वो कायरलिटी हो गई। लिख लिया, आगे रब कर रहा हूं। अच्छा, उस दिन मैंने इनएंशोमर्स बता दिया था, देखो इनएंशोमर्स की डेफिनेशन तो बता दी थी, पर एक बार सुन लो इनएंशोमर्स में क्या होता है। देखो अब अगर ये देखो कायरलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये D फॉर्म बनाएगा और ये L फॉर्म बनाएगा, मतलब ये आपस में ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो एक D बनाएगा, एक जो बनाएगा वो L बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों आपस में इनएंशोमर्स हो गए। कायरलिटी की प्रॉपर्टी चेक करने के बाद अगर वो कायरलिटी सेटिस्फाई करता है तो दो मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में इनएंशो, इसकी डेफिनेशन वगैरह में कुछ फालतू की बात लिखी हुई है, जो कुछ भी पढ़ लो इनएंशोमर्स में, हर बुक में अलग मिलेगी, मैंने लिखा है वो लिख लेना। अभी ध्यान से समझ लेना, अगर वो मॉलिक्यूल कायरलिटी की प्रॉपर्टी सेट, ये कायरल है, अब ये दो मॉलिक्यूल दो फॉर्म बनी, एक ये बनी और एक ये बनी। ये क्यों बनाई थी सर? ये अपन ने चेक करने के लिए बनाई थी कि ये कायरल होगा या नहीं होगा, तो मैंने चेक कर लिया। अब इस कहानी का इसका रोल खत्म। अब दो मॉलिक्यूल एक ही है और एक ही है, तो ये जो बनी ये डेक्स्ट्रो बनी और ये लिवो बनी, तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो इनएंशोमर्स हैं। कायरलिटी की प्रॉपर्टी चेक करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई करता है तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में इनएंशोमर्स होते हैं। इनएंशोमर्स के लिए कंडीशन, पहला तो कायरल होना चाहिए, कायरलिटी की दो कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो दोनों सेटिस्फाई करती है तो एक मॉलिक्यूल जो हुआ इनएंशोमर होता है। इसको अच्छे से मैं डेफिनेशन लिखवा दी थी, इसको नोट डाल के लिख लो, दीज आर इनएंशोमर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ गए इनएंशोमर्स,
तो तुम इसी को एक्सप्लेन कर, अगर तुम्हें मुझे इनएंशोमर डिटेल में पूछ ले तो काइनेलिटी को एक्सप्लेन करके एक एग्जांपल देके बोल दो कि दीज आर इनएंशोमर्स। बात समझ में आ रही है? काइनेलिटी को एक्सप्लेन करके अभी दो मॉलिक्यूल जो है वो इनएंशोमर्स हो गए आपस में। नोट कर लो, ये नोट डाल के लिख लो इसके अंदर। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चों को इनएंशोमर समझ ही नहीं आता कि इनएंशोमर्स क्या होते हैं। काइनेलिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद ये दोनों मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो और लिवो फॉर्म बनाने हैं। दीज आर कॉल्ड इनएंशोमर्स। आपस में जो है वो इनएंशोमर्स है। ये वाली चीज क्लियर है? आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। आगे ये वाली बात समझ में आ गई बेटा, इनएंशोमर्स वाली? इसमें किसी को डाउट? आ गई सर, आ गई। और किसी को डाउट हो तो बेटा बोल सकते हो, कोई भी बात समझ में नहीं आया तो बोल देना। अब अपना जो एक था रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन में लिखवा देता हूं और समझा देता हूं। भाई रेसिमिक मिक्सचर की जो डेफिनेशन है, मैंने थोड़ी सी जुगाड़ी है तुम्हारे लिए, एक सेकंड रुक जाओ। रेसिमिक मिक्सचर, रिटेंशन, रेसिमिक मिक्सचर इक्वल अमाउंट ऑफ लेफ्ट। लिख लो रेसिमिक मिक्सचर, लिखो सब जने, मैं बोल रहा हूं। रेसिमिक मिक्सचर इज वन ऑफ, रेसिमिक मिक्सचर इज वन ऑफ दैट, और रेसिमिक वन ऑफ नहीं, इज वन दैट, इंग्लिश थोड़ा गड़बड़। रेसिमिक मिक्सचर इज वन दैट हैज इक्वल अमाउंट्स of left, racemic mixture is one that has equal amounts of left and right-handed enantiomers. Equal amounts of left and right-handed enantiomers of a chiral molecule. लिखा? दोबारा बोलो, रेसिमिक मिक्सचर इज वन दैट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड इनएंशियोमर्स ऑफ अ कायरल मॉलिक्यूल। लिख लिया? किसको? देखो अभी जो मैंने बताया ना ये तुम लोगों को, ये जो मैंने बनाया, वापस से इसमें वापस आते हैं एक बार। जो मैंने बनाया ये तुम लोगों का C2H5, ठीक है, ये डॉटेड में था, ये डैश में था, ये CH3, ये जो अपन ने बनाया है यहाँ पे तक, यहाँ पे OH था और यहाँ पे H था, और इसका ये D फॉर्म था और ये जो था वो L फॉर्म था। ये C2H5, ये जो हो गया वो हो गया CH3, और ये जो हो गया वो हो गया H। ये अपन ने मिरर इमेज बनाई थी, ये D बोला और ये L हो गया। डेफिनेशन देखो जो मैंने लिखा है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर इज वन ऑफ दैट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ लेफ्ट, ये इक्वल अमाउंट। अब किसी मॉलिक्यूल में अगर ये 15 डिग्री रोटेट कर रहा है लेफ्ट राइट में, ये 15 डिग्री रोटेट कर रहा है अगर राइट में, और ये 15 डिग्री रोटेट कर रहा है लेफ्ट में, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। देखो मैंने लिखा है राइट एंड लेफ्ट हैंडेड इनएंशियोमर्स ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, ये दोनों जो हैं अगर दोनों साथ में है तो ओवरऑल जो है जो क्या होगा, एंगल में चेंज क्या आएगा? 0 आएगा। भाई दोनों अगर साथ में हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे? रेसिमिक मिक्सचर कहलाएंगे दोनों जो है, ठीक है। D और L फॉर्म तो इनएंशियोमर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी दोनों कंबाइन किसी एक में है तो लाइट जो रहेगी वो सीधी निकल जाएगी, वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। या जिसमें दोनों बनने की पॉसिबिलिटी होगी, लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल बनने की पॉसिबिलिटी होगी, वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूं मैं, अ रेसिमिक मिक्सचर इज वन that has a equal amount of left and right handed enantiomers of a chiral molecule। किसी chiral molecule के लेफ्ट और राइट हैंडेड का कोई कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी हो, वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। जिसमें ये भी बन सकता हो और ये भी बन सकता हो, वो रेसिमिक मिक्सचर है। समझ में आ गया? डेफिनेशन के साथ लिख लो, दिस इज अ रेसिमिक मिक्सचर। ये एग्जांपल रेसिमिक मिक्सचर बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक है, ये तुम्हें वापी में तुम्हें बोल रहा हूँ, आधे टीचर तो पढ़ाने वाले ही नहीं है।
कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आएगा तो ही समझ में आएगा। रेसमिक मिक्सचर, ये रेसमिक मिक्सचर है कि दोनों का कॉम्बिनेशन वो रेसमाइजेशन कहलाएगा। वो होता है मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में दोनों इक्वल अमाउंट में है, डी और एल के एनंटियोमर्स, डी एल कायरल मॉलिक्यूल वाले एनंटियोमर्स है वो इक्वल अमाउंट में, तो वो आपस में क्या है, रेसमिक मिक्सचर। समझ में आ गया? कोई डाउट? अरे तो बोलो, ये दो आयुष सिंह कैसे आ गए भैया? आज आयुष क्या फॉर्म में पढ़ रहा है क्या? ओरिजिनल कौन सा है आयुष? ये दो दो जगह से कैसे दिख रहा है? दोनों निकाल दूं क्या मैं? भाई फर्जी बच्चे नहीं चलेंगे। कौन है ये दूसरा आयुष? देख कोई जवाब ही नहीं देते, जनता ही हमारी, तो दोनों को निकालना पड़ेगा। आयुष गेम तो नहीं खेल रहा आज भी? निकाल दो फिर। भाई पक्की बात है गेम खेल रहा है। एक निकला, चलो एक अपने आप निकल गया खौफ से। ईशान नहीं आया। ये मनीषा, ये क्या, ये लड़की क्या चाहती है? चलो बढ़िया। मनीषा आ रही है क्या ऑनलाइन में? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया 2 दिन से। आ रही है क्या मनीषा? किसने नोटिस किया? आज फोन करते हैं। चलो रेसमिक मिक्सचर हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है रेसमिक मिक्सचर हो गया। ये जो प्रोसेस है, अब देखो उसमें बुक में लिखा हुआ है, ये जो एनंटियोमर्स इनटू द रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज अ रेसमाइजेशन। ये पूरा प्रोसेस जो है वो रेसमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो रेसमाइजेशन कहलाता है। रेसमाइजेशन की डेफिनेशन एक बार बुक से जरूर पढ़ना, अंडरलाइन करके लाना। अगर कोई डाउट होगा तो मंडे को मैं सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, बेस्ट जस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। रिटेंशन मैंने बता दिया था, इन्वर्जन बता दिया था ना। डेफिनेशन इन्वर्जन की इन्वर्जन लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? जल्दी बोलो। नहीं लिखवाया था सर, रिटेंशन कराया नहीं था लिखवाया था। ठीक है। इन्वर्जन की देखो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन, बस इन्वर्जन का एग्जांपल बुक में दे रखा है। पहले एग्जांपल समझा देता हूं। इन्वर्जन एग्जैक्टली क्या होता है, दोबारा से देख लेना। यहाँ पे कोई एटम अटैच है, उसके पीछे की तरफ अटैक करना। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें बताया था इन्वर्जन, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन बनता है कि रिएक्टेंट जितना न्यूक्लियोफिल जितना पास आता है, उतनी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अटैच होता है, उल्टी तरफ से वो निकल जाता है दूसरा वाला। ठीक है, ये पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन में समझा देता हूं। देखो इसमें दोनों एग्जांपल दे रखे हैं इन्वर्जन में, दोनों एग्जांपल बुक का। ये एग्जांपल बुक के इसलिए बता रहा था कि तुम्हें समझने में कन्वीनियंट रहे, क्योंकि बच्चे लास्ट में बुक उठा लेते हैं तो मैच ही नहीं कर रहा। लास्ट ईयर एक बच्चा है वो लास्ट मूवमेंट पे, सर आपने तो बुक से कुछ मैच ही नहीं कर रहा। मैं तेरी मैचिंग करवाता हूँ, तो ऐसा मत करना। मैच कर करके पढ़ाने लग गया इसलिए तब से मैं कि सर आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं मेरे को, ये तो मैच ही नहीं कर रहा बुक से आधा पोर्शन। एक दो एग्जांपल दूसरा लिखवा दिया। ठीक है, ये एक्स है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखो एक्स पे, यहीं पे देख रहे हैं, दोनों में से नहीं बनाए जाएंगे। अगर इस पोजीशन पे तुम्हारा जो है एक्स के वाई का अटैच, हाँ, तो अगर रिटेंशन में क्या होगा, वाई जो होगा एक्स को हटाकर और यहीं पे अटैच हो जाएगा। वाई जो होगा, बुक में एग्जांपल अच्छे से क्लियर है, वाई जो रहेगा वो एक्स को हटाकर इसी पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, विच इज रिटेंशन। रिटेंशन मतलब सेम साइड पे अटैच होना, और इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन में देखो ये बी डायग्राम बना रखा है, डायग्राम बनाता हूं। इन्वर्जन में क्या होगा, ये C2H5 हो गया, ये जो रहेगा वो H हो गया, ये जो होगा वो CH3 हो गया, और ये देखो यहाँ पे इन्होंने Y अटैच किया, यानी कि लेफ्ट का राइट पे अटैक कर रहा है। तो जो X की पोजीशन पे यहाँ पे था, यहाँ पे पहले X था, तो रिटेंशन में तो इधर ही पोजीशन पे सेम साइड सेम जगह एग्जैक्टली आ जाएगा। और इन्वर्जन में क्या होगा कि ये जो Y आया है वो अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। तुम्हें देखो इनमें तुम्हें थोड़ा अपना लिखने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा, एग्जाम में थोड़ा हुनर दिखाना पड़ेगा। मैं लिखवा रहा हूँ लेकिन कुछ भी आ जाएगा, तुम्हें थोड़ा लॉजिक, अगर तुम्हें लॉजिक क्लियर है ना, देखो लॉजिक से काम करो, रट्टा मारोगे सिर्फ 33 आएगा, अगर समझ जाओगे ना तो 70 तक आ सकता है, वो बड़ी बात नहीं। तो रट्टा मारने की जगह सीधा सीधा क्या बोल रहा था मैं, हाँ, रिटेंशन में सेम साइड और इन्वर्जन में अपोजिट साइड। अब बुक में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखी, इन्होंने इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करके बोल रखा है कि ये इसका ये जो है वो मतलब
ये वाला एग्जांपल दे रखा है ना, तो ए जो है वो इन्वर्जन का एग्जांपल है। अब इसको उन्होंने क्या किया, 3 मार्क में आ गया इन्वर्जन, तो एक डेफिनेशन छोटी सी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। पर तुम्हें इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है कि इन्वर्जन में इसका अपोजिट साइड पर अटैक करता है और ए जो है वो बी का इन्वर्जन है। इसको एक्सप्लेन किया, इसकी ये जो प्रॉपर्टी वो इन्वर्जन को शो कर रही है। तो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन जैसी नहीं होती इसकी डेफिनेशन, फिर भी मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। लिख लो इन्वर्जन की डेफिनेशन। Inversion is the reversible. Inversion is the reversal. Sorry, reversal. R-E-V-E-R-S-A-L. Inversion is the reversal of chiral center. Inversion is the reversal of chiral center in a molecule. Of chiral center in a molecule. In a chemical reaction. In a chemical reaction. Inversion is the reversal of a chiral center in a molecule in a chemical reaction. देखो क्या बोला, inversion is a reversible. Reversible मतलब वही जो मैंने बोला, उल्टा। Reversible of a chiral center in a molecule of a chemical reaction, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन जो होता है वो कायरल सेंटर का उल्टा होता है। तो उसके बाद ये डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल लिखो और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। वो तुम्हें खुद ही करना है, ये तुम्हें उन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि हाँ मैंने कहा है। और इंग्लिश के नाम पे सबको बेवकूफ मत समझा करो। तुम इंग्लिश के नाम पे इज एम आर द इन्वर्जन, बच्चे कैसे लिखेंगे, ए बी आर इन्वर्जन ऑफ, बस एक लाइन, और फिर बोलेंगे, फिर आके बोलेंगे साहब देखो सर मैंने तो लिखा है, आप मार्क्स नहीं देते हो। लिखने का तरीका होता है, टॉपर और लोअर में इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है ना। हाँ सर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, आपको पता चल जाता है। नहीं इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, सही और गलत का अंतर। इंग्लिश मेरी बहुत, सबसे ज्यादा मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, लेकिन लिखने का तरीके से पता चलता है कि इस बच्चे को आता है या नहीं आता। झूठ बोलो तो पकड़ा ना जाए, मैं झूठ बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा दिमाग लगाओ कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कहाँ। अभी मैं भी अपने ओन वर्ड्स में लिखवाता हूँ, मैंने कौन सी इंग्लिश में पीएचडी कर रखी है। सर आप तो ऐसे हो कि पकड़ लेते हो। ऐसा देख, मीनिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ उसका मीनिंग निकलना चाहिए, पकड़ने वाली बात नहीं है। तुम जो इंग्लिश लिखते हो ना उसका मीनिंग कई बार आदमी पढ़ता है, सपोज पता चल जाता है, वो पढ़ता है तो क्या होता है, टीचर स्टार्टिंग का 1 या 2 पेज जरूर पढ़ता है, उसे पता चलता है इस बच्चे को लिखना आता है या बेवकूफ बनाता है। अगर मैं जनरली कॉपी चेक करता हूँ तो क्या करता हूँ, हाँ भाई 1 पेज मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि थोड़ा लॉजिकल है, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते थोड़ा लॉजिकल, उनको पढ़ना होता है, उनको पढ़ता हूँ और पढ़ते एक लाइन पता चलता है कि बेवकूफ बना रहा है, उसको काट के आगे बढ़ जाता हूँ। तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि मीनिंग निकलना चाहिए। तुम जो इंग्लिश लिखते हो उसका मीनिंग ही नहीं निकलता, मैं समझ ही नहीं पाता क्या लिख रहे हो। एक लॉजिकल इंग्लिश लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी कौन सी ग्रंथ याद कर रखे मैंने भी, ठीक है। तो ये इन्वर्जन वाला हो गया। इसके लास्ट टॉपिक रह गया SN1 और SN2, वो मैं कल करवा दूंगा, लेक्चर नहीं होगा, रेशनलाइजेशन को एग्जांपल देना पड़ेगा, वो एग्जांपल मैं कल करवा दूंगा। बट आज का लेक्चर काफी मुझे लग रहा है अच्छा रहा है, और कल मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की रह रही थी वो भी करवा दूंगा। मंडे को टेस्ट के लिए तैयार हो गया ना, साफ धमकी है, और जिन्होंने कॉल नहीं करवाया वो पनिशमेंट भी, अब फोन आएगा नहीं आएगा, पनिशमेंट तो होगा, वो सबका होगा। सर हाँ सर बोल। सर मुझे डाउट है सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर के डाउट्स हैं तो कल मुझे भेज देना। एक क्वेश्चन और कराना है 19 में, मुझे याद नहीं रहा, वो बच्ची का मैं करवा दूंगा। और भी जिसको डाउट्स हो कल मुझे बता देना, कल क्वेश्चन करवा देंगे। क्वेश्चंस में डाउट, अभी कॉन्सेप्ट मत पूछना भाई, इतनी बार समझा दिया, मुझे शर्म आने लगा। सर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में ही है सर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर जेन्युइन डाउट हो वो भेज देना, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं करवा दूंगा। आज ही भेज देना ताकि कल तक मैं देख लूँ उन्हें एक बार। ओके अभी भेजता हूँ। बाय, ऑल द